वेलकम बैक। और अब हम आज थोड़ा सा मेरा स्लोगन चेंज होगा। मैं होस्ट नहीं हूं, मैं यहाँ पर एक जज के फराइज सर अंजाम दूंगा। एडवोकेट सुहेल अहमद साहब पर केस चल रहा है, उस केस की आज मैं सुनवाई करूंगा और उसके बाद उनको सजा सुनाई जाएगी कि हम क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आप वाकई में वकील नहीं, आज आपके ऊपर सजा है, ये कंफर्म है। पहली बात है वकील साहब बैठे हुए आपके साथ, डॉक्टर तारिक। मसला ये है कि वकील भी कोई कानून से मुबर्रा नहीं है, वकीलों पे भी एफआईआर करती हैं। मैं काटूं, अभी बैठे बैठे काट रहा हूँ। अब असल में गैर हाजिरी की वजह ज़ीशान सिर्फ ये थी कि मेरे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे, ठीक है, और उसमें जाना जरूरी था। और मैं एक मतलब मेरी एक प्रोफेशनली एक ड्यूटी है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, तो जब आपका केस होगा मैं वहाँ मौजूद हूँगा। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ चैनल पे आता हूँ, मेरा क्लाइंट वहाँ मुझे ढूंढ रहा होता, तो वो हाजिरी वहाँ पे लाजमी थी, इस वजह से आपके पास हाजिर ना हो सके। अब इतनी प्यार से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ना डॉक्टर है कि मुझे माफ किया जाए जज साहब। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरह का। डॉक्टर तारिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वैसे एक बात, इतनी मोहब्बत से इस बंदे ने मुझे कहते हैं ना चाशनी में उतारा है कि अब बाकी मैं ये बोलूंगा आप मुझे क्या जो है ना वो हनी के अंदर लपेट के दी। अच्छा एक बात मैं बोलूं, अब बड़ी अच्छी मैं सुहेल भाई के लिए एक बात बोलता हूँ कि बीइंग अ वकील मैंने इनके अंदर कभी भी एरोगेंस नहीं देखा। मैं एक चीज ये मानता हूं कि लोगों को मैं अक्सर बात कर रहा हूं तो कोई कहे ना कि ये हुआ, मुझे तो यार हो सकता है कि तुम्हारी तरफ से कुछ फड्डा हो, या वकील के घर में गैस ना आ रही हो, बेगम ने फोन करके बोला कि आप सिलेंडर क्यों नहीं भरवा के गए, तो वो भी तो एक केस होता है ना। बेगम तो ऐसी एफआईआर काटती है कि वो काम खराब हो जाता है। तो मैंने कहा हो सकता है कि कभी कभार हो जाती हैं चीजें खराब, लेकिन मैंने कहा सुहेल भाई से मिले, मैं अक्सर इनके बारे में बात कर रहा हूँ कि यार इतने हलीबुत तबाह देखिए केसेस तो एक अच्छे खासे। पिछली दफा तो फेरिस का पूरा टोकरा उठा के ले आती है जब लास्ट इन्होंने शो किया, इतनी सारी फाइलें थी इनके पास, और ये तो कुछ है, इससे भी ज्यादा होता था। हाँ, डेली बेसिस पे यहाँ जाना होता है। तो सुहेल भाई से सबसे पहले तो एक बात कि आज सुहेल भाई आप आए हैं, मैं बड़ा हॉट टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर जो क्रैकडाउन्स चल रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, सबसे पहले वो वाली बात कि कितने यूट्यूबर्स को लीगल नोटिस जारी हो गए, नैब की तरफ से जारी हो गए, फिर एफबीआर की तरफ से जारी हो गए। अच्छा एक चीज़, जो गैम्बलिंग का पैसा है या जो सट्टे का पैसा है, मैं उसको खुले अल्फाज में बोलूँ तो मैं एक दिन में तो नहीं कमाऊंगा ना, इट टेक्स टाइम। जितना डकी भाई के लिए अगर हम बात करते हैं, उन्होंने जो डकी है जो भी है, तो उसके लिए जो उन्होंने बात की कि इतना पैसा रिकवर कर लिया हमने, तो उससे कुछ टाइम में तो जमा किया होगा। तो इतने टाइम तक नजर क्यों नहीं गई पीटीए की, क्यों नहीं गई कानून नाफिज करने वाले इदारों की? बहुत अच्छा इक़्तिदाम है कि पाकिस्तान को गंद से पाक करना है, सफाई की तरफ लेकर आना है, लेकिन व्हाई दैट लेट? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनमें एक इशू ये भी है कि वो पहले छोटे क्रिमिनल को पकड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं क्रिमिनल बड़ा हो जाए, थोड़े से पैसे वैसे कमा ले, तो तब उसके ऊपर हाथ डाला जाए। ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की है, ये एक इंतहाई समझें कि अफरीत है बुराई का जो हमारे माशरे में दाखिल हो रहा है। जिन साहब का आपने नाम लिया, ये साहब, इनकी जो अगर आप वीडियोस देखें तो इसमें अपनी बीवी का इस्तेमाल, यार आपने सोशल मीडिया पर रहने का शौक़ है तो कंटेंट बनाइए ना, कंटेंट होना चाहिए, आपके मटेरियल होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हों। आप अपनी पर्सनल लाइफ उसमें शो कर रहे हैं, अपनी बीवी के साथ अपने बेडरूम की लाइफ शो कर रहे हैं, ये तो लाइक टू मच हो गया। अच्छा अभी इससे भी आपको ज़्यादा बता दूं कि अभी कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एफबीआर ने अपना एक विंग बना दिया है जो अब सोशल मीडिया को देखकर इस बात का तयन करेगा कि कौन बियॉन्ड मीन्स रह रहा है। जैसे आप ये जो साहब आपने नाम लिया अभी जो पकड़े गए हैं, इन्होंने ये बताया, ये वीडियोज़ पर ये बताते थे ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर दिखाते थे। बाद में रिपोर्ट आई कि वो घर भी किराए का था, वो गाड़ियां भी किराए की थी, फेक शोहरत थी। प्लस उन्होंने क्या किया कि अपने व्यूवर्स को वो जुए की एप्स, ये एप्स बड़ी कॉमन है यूएसए में, क्योंकि वेस्टर्न लोग जो हैं वो जुए के बहुत ज़्यादा आदी हैं, वो हर चीज़ पे जुआ खेलते हैं। वहाँ कुत्तों की रेस पे भी जुआ है, घोड़ों की रेस पे भी जुआ है, हर चीज़ पे जुआ है, कुछ नहीं तो रोलेट के ऊपर जुआ है। तो इन्होंने उन एप्स को मुतारिफ कराया लोगों को, और लोगों ने उसके ऊपर जुआ खेलना शुरू किया। अच्छा इन्होंने इस काम पे जब इनको डाला तो कमीशन बेस ये काम होता है। अच्छा ओके। फॉर एग्जांपल मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके ऊपर ऐड चल रहा है जुए की ऐप का। अगर उस ऐप को आप क्लिक करते हैं और उसके मेंबर बनते हैं या उधर जाके कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आप जो पैसे खर्च करेंगे उस पर मेरा भी कमिशन होगा। ओके, ये है मेन चीज जी। तो ये जो अक्सर एक चीज बता रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि मुझे वाकई में एडवोकेट साहब, क्योंकि आप कानून बहुत बेहतर जानते हैं और क्योंकि आप एडवोकेट हैं,
तो मुझे बात करते हैं, अगर मैं गलत हूं तो मेरी वहीं पर तस्दीक कर दीजिएगा, लेकिन पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका हाथ पकड़ा हूँ ABCDEFG, ठीक है, और आप मतलब फर्स्ट नाइट शादी पे ये हुआ क्या हुआ भाई, उससे मुझे क्या लेना देना। एक बात, आप इतनी गंदगी क्यों फैला रहे हैं, ठीक है, आपने हलाल काम को हराम वे में पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। शादी के बाद अज़दवाजी ताल्लुकात को हमवार करना सुन्नत है, ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला ने एक हलाल चीज आपको दी, आपने उसको हराम करार दे दिया क्योंकि आप लोगों की तरफ ले आए। एक तो ये चीज हम इस पर बात करेंगे। दूसरी चीज मुझे ये बताएगा कि अब एक चीज जो मैंने सुनी कि FBR ने और जितना सोशल मीडिया का एक विंग बन रहा है, उन्होंने भी ये कहा है कि अब जब तक आप लाइसेंस नहीं लेंगे आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चला सकते। इज दिस ट्रू? देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें लाइसेंसिंग की बात हो रही है। बेसिकली वो लोग जिन्होंने न्यूज़ देना शुरू की अपने अकाउंट्स पर, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एंकर्स और जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट्स खोल लिए हैं जहां से वो खबरें देते हैं। वो टॉक शोज जो वो करते हैं चैनल्स के ऊपर, वो प्राइवेटली करते हैं। उनके लिए बेसिकली ये आया है कि अगर आप कोई न्यूज़ रिलेटेड या इस तरह की इंफॉर्मेशन जो मुल्क के लिए या इस चीज़ के लिए हो सकती है, उनको कहा गया है कि आप पहले लाइसेंस लेंगे फिर न्यूज़ देंगे, और ये एक अच्छा अमल है ऐसे ही, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। पता नहीं क्या क्या खबरें दे दी जाती हैं। कोई पाकिस्तान कराची के समंदर से तेल निकाल देता है, कोई जो है वो पता नहीं रोडे बना देता है, कोई क्या क्या कर देता है। इस दफा रुयत हिलाल कमेटी ने बड़ा अच्छा किया, और जो उन्होंने चांद देखने के तो नौयत, मुझे बड़ा फनी मोमेंट लगा कि उन्होंने उन्हीं के बंदों ने कहा चांद नजर आ गया, और जब ऐलान हुआ तो एंड टाइम पे नहीं चांद नजर नहीं आया। लोगों ने रबीउल अव्वल की सलामती की दुआएं भेजना शुरू कर दी। मुझे भी एक बंदे ने मैसेज किया, मैं कहा चांद नजर आ गया, कहता हाँ वो अभी मुफ्ती साहब तो देर से ऐलान करेंगे, और सब चैनल्स पर चल गया, और वो फिर सलाम वापस करो। इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा इस चीज पे तनकीद हुआ करती है रुयत हिलाल कमेटी वालों पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। इसकी वजह है, देखिए रमजान का आगाज हमें पता है एक सिंगल बॉडी मौजूद है, हम सब उसके ऐलान का इंतजार करते हैं, उसका ऐलान हो जाता है, हम सब मुत्तफिक हो जाते हैं। अगर वो ऐलान ना हो, जैसे लोग कहते हैं यार अब साइंसी दौर आ गया, रुयत हिलाल कमेटी की जरूरत क्या है, साइंस तो सब बता चुकी है। देखिए कुछ रिवायात होती हैं, उसको लेके चलना पड़ता है। रुयत हिलाल कमेटी अगर एक बैठी भी है, उसमें मजहबी लोग बैठे हुए हैं और वो अनाउंस करते हैं, मुझे इसमें बुरा नहीं लगता, मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। वो असल में लोग ये कहते हैं कि जब पीछे एक बहस छिड़ी थी कि मुल्क की हालात ख़राब होने हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी भी बजट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसको ख़त्म करके साइंस की तरफ लेके, जो फवाद चौधरी ने कहा था कि जो उनके एक बयान था कि अब तो चीज़ें ये तयन हो जाता है, पहले तो ये कहते हैं कि चांद नज़र आएगा या नहीं आएगा, अब तो हम देखकर टेलीस्कोप से ये बता सकते हैं कि चांद पैदा भी हुआ या नहीं हुआ, तो हम उसी हिसाब से तयन करके चांद अनाउंस कर सकते हैं। निशान, हम लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, हम ये समझते हैं कि मजहब से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी फिरके के हों, कोई गरीब होते हैं। मुझे कोई गरीब मजहब से जुड़ा हुआ आदमी तो दिखाइए। वो बेचारा जोड़ ही नहीं सकता ना, उसको तो वैसे गैस बिजली के बिल, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे आगे पीछे आते हैं, दे आर वेरी वेल ऑफ, बहुत अच्छी जिंदगी वो गुजार रहे हैं। ये जो FIA का विंग बना है, मैं इनसे भी कहूंगा कि मजहबी लोग जो ये बहुत अच्छी अच्छी वीगोज में और डालों पे घूम रहे हैं, 10-10 आदमियों का गार्ड जिन्होंने रखे हुए, उनके लाइफस्टाइल पे भी गौर कीजिए और उनसे भी पूछिए कि जनाब आपके पास ये पैसा आ कहां से रहा है। अच्छा सुहेल भाई, आपके लिए एक मैसेज है कि FBR से रिलेटेड कोई बंदा अगर आपकी जान पहचान में हो, अपने साथ अपने शो पर लेकर आइए ताकि हम इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। यार FBR असल में मसला ये है कि मैंने बहुत कोशिश की, जैसे आपसे भी एक दफ़ा बात हुई थी कि मैं किसी जज को कहीं यहाँ पे ले आऊँ जो फैमिली रिलेटेड हो, मगर इनका मसला ये है कि सरकारी लोगों पे कदगन होती जी हाँ, एक कदगन है कि वो इस तरह के टॉक शोज में जा नहीं सकते। नहीं, अगर वो आते हैं तो हम यहाँ से उनको वो इनविटेशन भेजेंगे, इनविटेशन पर आप वहाँ पे अगर साइन हो जाता है तो उनका मीडिया सेल है, उसमें बात हो सकती है, हो जाती है चीजें। ठीक है, मेरे एक दो जानने वाले हैं FBR में, उनसे पूछेगा, हाँ बिल्कुल उनसे पूछ लें, क्योंकि देखिए FBR की जितनी बेहतर आप और मैं बोलते रहेंगे, लेकिन FBR का बंदा जैसे डॉक्टर तारिक हैं, उनको आते साथ मैंने दिखाया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्हें देखते साथ कहा कि दिशा मुझे पिक्चर्स भेजो, टांग पे जो प्रॉब्लम है या कमर पे जो प्रॉब्लम है, तो मैं इसको रेक्टिफाइड करके तुम्हें मेडिसिन बताता हूँ। तो इस तरीके से जब FBR वाला बंदा बैठ के बताएगा, क्योंकि अब एक मैसेज स्क्रॉल हो रहा है 30 सितंबर से पहले गोशवारे जमा करवा दें। अच्छा, वो मैसेज ही FBR पढ़ते साथ ही ना, मैसेज बड़ा प्यारा सा है, आप गोशवारे जमा करा दे, FBR का पढ़ते साथ इंसान का तो बम आ गया, बम लेके खड़े हुए वहां पे जमा करा दे। इसमें भी बहुत सारे यार असल में इश्यूज हैं। लोग ये समझते हैं फाइलर बनने का मकसद ये है कि आपको हुकूमत को पैसे देने पड़ेंगे, इस पर भी एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। लोगों के अंदर एक ये
गलत फहमी पैदा हो गई है कि जब मैं कहता हूं तुम फाइलर बनो तो वो समझते हैं हुकूमत कह रही है हमें पैसे दो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप फाइलर बनिए, अगर आपकी इनकम उस ब्रैकेट में नहीं आती जिस पे टैक्स लागू होता है, जो कि इसमें 6-6.5 लाख रुपए है सालाना, तो आप पे टैक्स लागू नहीं होता, हुकूमत आप पे टैक्स नहीं मांगेगी। 50,000 तो हर एक का हो गया ना। अब एक चीज है कि 50,000 रुपए तो मिनिमम सैलरी हर कोई उठा ही रहा होता है, मतलब वो ओवर टाइम करके उठाई या कुछ है, ठीक है। इनको बार बढ़ाना चाहिए। अब देखिए मसला ये है कि अगर आप किसी किराए के घर में भी रहते हैं तो वहां पर भी आपको 25,000 तो किराया देना है, 15,000 रुपए आपका बिजली का बिल निकल गया। तो अब मकसद ये कि बेटियां बच्चे सारे मिलके कमा रहे हैं, उस बार से मैं कहता हूं इनको निकालना चाहिए कि 10 लाख तक लोग नहीं है ना इतने, पहले लोग तो आए। अब जिसकी तनख्वाह इस वक्त लाख रुपए से कम है अमूमन, वो टैक्स के ब्रैकेट में आता ही नहीं है, वो उसको जाके अपने आप को फाइलर ही नहीं बनाता। नहीं, मेरी बात सुने, लेकिन हमें जो 6 लाख रुपए महाना है या 6 लाख रुपए सालाना, तो 6 लाख सालाना तो हो ही जाते हैं। अब बिल्कुल हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम है कि अगर हम शो कर रहे हैं यहाँ पर तो एक बैरियर है ना, हमें चीजों को देखना है। हमारे पास स्पॉन्सर्स आ रहे हैं लेकिन स्पॉन्सर 110% हमारा नहीं होता ना, तो ये वाली चीजें, ये तो फिर प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब आपका टैक्स कंसल्टेंट कौन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 6 लाख का ब्रैकेट बताया है, अब इसमें 50,000 रुपए महाना की तनख्वाह बनती है। अगर उस शख्स के बच्चे हैं, वो किराया भी देता है, तो दिस ऑल इज एक्सपेंसेस, उसका भी ब्रैकेट उसमें मौजूद है। जब आप ये दिखाते हैं मुझे बचता ही कुछ नहीं है भाई। मकसद सिर्फ मेरा कहने का ये, क्योंकि हमारे टॉपिक से हम हट रहे हैं कि भाई ये जो 30 तारीख वाली है, अच्छा इसकी एक्सटेंडेबल डेट नहीं है, लेकिन आप किसी भी अच्छे वकील से मिलते हैं, यानी सोहेल साहब से भी मिलते हैं, कि आपका लेट पे भी आपको फाइल अप करना है। सिर्फ ये जो डेट अनाउंस होती है इसमें आपको टैक्सेस नहीं होते या आपकी कोई लेट फीस नहीं होती है। उसके बगैर भी हम अगर बात करें तो ना ही FBI आपको कोई उठाकर मारता है, ना ही हुकूमत पाकिस्तान आपको कुछ गलत सिम्त में लेके जाती है। सब आपका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं FBI के लिए भी बात करूंगा, मैं अपनी आर्मी के लिए भी, मैं अपने रेंजर्स के लिए भी, मैं अपनी हुकूमत के लिए भी बात करूंगा कि दे ऑल वांट यू टू बी द सेफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। मैं गलत तो नहीं हूँ इस बारे में। इवन कोर्ट के बारे में हम बात करें तो जो एक गलत फहमी है, तो इंसाफ फिर आपको जाके कोर्ट से ही मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया का एक जो पे रोल है उसकी इनकम पे भी टैक्स लग रहा है? हर चीज पे लगेगा। अभी लगा नहीं है ना? नहीं, देखिए लग तो चुका है। एक बेसिक्स को समझ लीजिए, मैं इस बात का पाबंद हूं कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये बताऊं, टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताऊं कि मैं महाना कितना कमाता हूं। अब ये जो जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, ये जो अकाउंट कमाते हैं, अब पैसा तो उनके अकाउंट्स में आ रहा है, लेकिन ये जाके हुकूमत को नहीं बता रहे, उनको टैक्स नहीं दे रहे। तो हुकूमत भी सोई भी तो नहीं है, वाकई में एक बात है ना। नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हुकूमत वाले जो हैं अफसरान, ये बड़े तेज होते हैं, पहले ही आपको थोड़ा पैसा वाला होने देते हैं। इसके भी पीछे अपने फवायद हैं, तो वो पहले आपको पैसे वाला होने देते हैं जानबूझ के कि थोड़े से पैसे वैसे आप कमा लें, ताकि आप पे जब हाथ डाला जाए तो कुछ। अच्छा, इसी के ऊपर मैं एक बात क्लियर करूंगा, लेकिन डॉक्टर तारिक की तरफ आते हैं। डॉक्टर तारिक मुझे बताएगा कि जिस तरीके से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, लोगों को आजकल खारिश की बीमारी बढ़ी है। अरे बिल्कुल। अच्छा, वो बैठे बैठे ना, आप कितनी अच्छी महफिल में थोड़ी थोड़ी देर यूं फिर ऑल ऑड लगता है कि आओ कहीं पे बैठे। अच्छा, वो बैठे हुए ना फिर यूं कमाई कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस बीमारी का क्या ऐसा कोई इलाज है? देखिए सिंपल तो अच्छी सी कोई एंटी एलर्जिक ले लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए आदमी महफिल में जाता है, कहीं जाता है, एटिकेट्स के खिलाफ होता है कि आदमी उनके सामने, लोगों के सामने खारिश कर रहा हो, लोग भी बुरा समझते हैं और वैसी भी बीमारी ही बेकार है। मगर इचिंग जो है इस आफ्टर रेनी सीजन ये होती है, और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही बारिश भी ज़्यादा हुई तो इचिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई, और उसकी काफ़ी टाइप्स हैं। देखिए खारिश तो एक अमल है, आप यूं कर रहे हैं, कोई भी खारिश कर रहा है, वो एक अमल है, उसके पीछे पूरी डिजीज होती है। अब एक्जिमा भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कोई लॉट ऑफ थिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको टीना कॉर्पोरस कहते हैं हम लोग। ये एक फंगस की बीमारी होती है, लेकिन इट विल लॉस्ट लॉन्गर, इसलिए कि डिजीज जो स्किन की होती है वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो दवा हम यूज़ कर रहे हैं हमारे स्टमक में जाएगी, उसके बाद ब्लड में जाएगी, देन इट विल रीचेस टू आपकी स्किन। तो इसमें लोकल एप्लीकेशन प्लस ओरल मेडिसिन ये ली जाती है। इंजेक्टेबल अगर हम किसी को देते हैं तो सिंपल एंटीहिस्टामिन होते हैं कि आपकी खारिज टेम्परेरी रिलीफ देते हैं आपको। अगर हम उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं तो इसका बाकायदा कोर्स किया जाता है, देन इट विल गो अवे। अच्छा, नहीं मुझे ये हुआ डॉक्टर तारिक, मैं अगर इसके बारे में बात करूं, हाँ, ये बिल्कुल वैनिश्ड ऑफ हो गया था, बिल्कुल
क्लियर स्किन हुई है। बिल्कुल और हो जाता है। फिर जो है वो मुझे 3 दिन पहले रात में हल्के हल्के, मतलब बिल्कुल मेरी स्किन हो गई थी ऐसी, ठीक है, और खारिश हुई और दोबारा ये इतना बड़ा ये गर्दन वाला तो यहाँ तक आ गया। इसकी एक मैं बताऊं, टीनिया पूरी फैमिली है इस किस्म की ना, इसके हमारे क्लासिफिकेशन होती है पूरे जर्म्स की, कौन कौन से जर्म कौन कौन सी बीमारी पैदा कर देते हैं, उनमें से खारिश के लिए भी एक पूरी फैमिलीज है, पूरा मतलब इतनी मोटी किताब बन जाए खाली इन जरासीम के नामों के ऊपर। तो कहते हैं खारिश के जरासीम में पीएचडी करके आए हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए अभी रिसेंटली हमारे प्रोफेसर मॉरिस हैं, उन्होंने पिछले दिनों सिर्फ कफ के ऊपर उन्होंने रिसर्च की 10 साल। प्रोफेसर मोहन अमेरिका से आए थे, लास्ट टाइम वो पाकिस्तान में उन्होंने स्पीच की थी, एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया था, उसके अंदर सिर्फ कफ का सिम्टम लेके उन्होंने तकरीबन एक टैबलेट लॉन्च की है सिर्फ कफ के लिए। और प्रोफेसर साहब ने पूरी लाइफ लगा दी इसके ऊपर कि सिर्फ कफ चेक क्यों होती है, उस कफ के लिए उन्होंने एक मेडिसिन लॉन्च की है। अब वो मेडिसिन रिसेंटली अभी आई है। तो इसी तरह एक्जिमा या खारिज जो भी चीज़ें, इसके ऊपर बड़ी रिसर्चेज होती हैं, देन कोई दवा मार्केट में आती है। तो कफ की गोली अभी रिसेंटली आई, किसी आम बंदे को तो पता भी नहीं होगा, गोली भी ऐसी आ चुकी है सिर्फ कफ को ख़त्म करेगी, और उस बंदे ने अपनी लाइफ लगा दी सिर्फ इस गोली को बनाने में। और रिसर्च की पाकिस्तान में हमारा प्रॉब्लम हम लोग नहीं सोचते, लेकिन वहाँ से वो बाकायदा उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया, उन्होंने उसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया, और वो अब टैबलेट मार्केट हो चुकी है। अच्छा, वो उन्होंने मुफ्त दिए हैं, वो उन्होंने पैसों में दिए हैं? नहीं देखिए, ये तो स्पॉन्सर्ड होती है, सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड होती हैं, पूरा फार्मा इंडस्ट्रीज को उसको स्पॉन्सर करके यहाँ बुलाया गया, बिकॉज दे आर लॉन्चिंग दिस मेडिसिन। तो उसके पीछे उनको बैक चाहिए होते कि हमें ये ऐसे नहीं लॉन्च की, इसके पीछे पूरा बैक है। ठीक ठीक ठीक, मतलब वो सर्टिफिकेशंस है कि ये ट्रायल हो चुकी हैं तमाम चीजें, क्योंकि वो वाली चीज क्या एफडीए अप्रूवल होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की गवाही दी जाती है। जैसे आपके जज साहब के पास केस जाता है तो फिर वो फैसला करते हैं, तो डॉक्टर ऐसे फैसला नहीं करते, उनको बाकायदा कन्विंस किया जाता है कि ये मेडिसिन काम करती है। अच्छा, लेकिन अभी भी हम इसके ट्रायल हो चुके हैं, क्योंकि एक बुखार की गोली जो हर कोई देता है, उसमें एक और एडवांस फॉर्मूला आया था जिसको बैन कर दिया गया, जिससे लोगों को मिग्रेन हो रहा था, ब्रेन हैमरेजेस बहुत हुए और हार्ट बीट, तो उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया पाकिस्तान में। तो इस तरीके से इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, अभी ट्रायल बेसिस पे पाकिस्तान नहीं देखिए, ट्रायल तो हमारे यहाँ बेसिक चीज़ ट्रायल्स ही होती है। अभी एक आपको कुछ देर अरसे पहले की बात है, एक बाल के लिए एक दवा आई थी मेरे जहन से, उसका नाम स्किप हो गया थोड़ी देर के लिए, मैं नाम बाद में बताता हूँ। वो मेडिसिन हाइपरटेंशन के लिए लॉन्च हुई थी, मगर जब लोगों को दी गई, काफ़ी लॉन्ग टर्म लोगों ने 1-2 साल यूज़ की, उनके बाल निकलना शुरू हो गए। वो कंपनी ने फ़ौरन उसको हाइपरटेंशन निकाल के वो हेयर ग्रोथ के लिए उसको लॉन्च कर दिया। अच्छा, देखिए बहुत सारी चीज़ें इंसिडेंटली भी आ जाती हैं। फर्ज करें मैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजते हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड पूरा ठीक होता है, जिस मकसद के मैंने भेजा उनको इंसिडेंटली उनका हर्निया निकल आता है। तो बोलेगा डॉक्टर साहब आपने तो इसलिए भेजा, देखें इसके तो हर्निया भी है। तो इंसिडेंटली कुछ इफेक्ट्स बाद में जाहिर होते हैं जब हम उसको ट्रायल पे, मेन ट्रायल में डालते हैं। पहले तो उसके ट्रायल्स हमारे यहाँ स्टडीज़ बहुत सारी होती है, डबल ब्लाइंड, सिंपल ब्लाइंड, इस तरह की स्टडीज़ होती हैं, उसमें हम लोग उसको कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। लेकिन जब पब्लिक में एक चीज़ लॉन्च कर दी जाती है, जैसे वो एंटी हाइपरटेंसिव लॉन्च की, तो उसके बाद क्या हुआ कि उससे बाल निकलना शुरू हो गए। वो दवा पूरी दुनिया के अंदर बाल निकलने के लिए प्रमोट होना शुरू हो गया। जैसे कि अब वो था कि हेयर ग्रो के लिए पीआरपी आया था, लेकिन वो पूरे बॉडी में भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, हाँ, हर सारे चीज़ में हेयर ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि इंसिडेंटली अगर कोई चीज एक्सरे ईजाद हुआ था, तो उसको बनाने वाले को नहीं, उसे एक्सरे नाम दे दिया उसको। तो ये चीजें तमाम है। एडवोकेट साहब की तरफ जाएंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, और वापस आकर इनसे जानेंगे कि अगर अब आप किसी शिकंजे में फंस चुके हैं तो निकलने का क्या तरीका है और किस तरीके से आप बच सकते हैं, और फिर आप वापस आकर अपने उसी चैनल को कंटिन्यू करेंगे या आपको चैनल चेंज करना पड़ेगा, तमाम चीजें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह जी शान नजर। और इसी के साथ साथ हम वापस आ चुके हैं और बिल्कुल हम एडवोकेट साहब की तरफ चलेंगे। मुझे ये बताइएगा कि फहाश मवाद चलाना, जिसको हम अंग्रेजी जुबान में एक्स मवाद भी कहते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि उसको चलाने के ऊपर कोई सज़ा है? एक चीज़। अच्छा, उसी के साथ साथ इस पर अगर आप पकड़े जाते हैं, जैसे पकड़े गए काफ़ी लोग, तो क्या वो वापस आकर उसी अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे या उस अकाउंट को भी बैन कर दिया जाएगा? अच्छा, इसमें आपके सामीन के लिए एक चीज़ बहुत मैं वाज़ेह तौर पे कह दूँ, पाकिस्तानी क़वानीन इस्लामी क़वानीन के तहत बनाए गए, ठीक है। अब जो चीज़ भी इस्लाम में अलाउ नहीं है वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। ज़बरदस्त। ये फहाश मवाद वीडियो की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में या किसी भी शक्ल में अगर उसका आप एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं कहीं पर भी, चैनल पे तस्वीर की सूरत में, ये जुर्म है। ऐसे ही है, और ये बहुत संगीन जुर्म है। अच्छा, अब जो आपने कहा कोई ये चैनल ये काम करता था और वो चैनल वापस आता है, तो जाहिर है फिर वो उस नाम से वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उन गाइडलाइंस के तहत जो उसको अब दे दी गई हैं। उसको अपना पिछला मवाद जितना भी इस चैनल पे मौजूद था इस तरह का, वो सारा डिलीट करना होगा और उसके बाद नए के साथ वो बिल्कुल मूव कर ले आगे। अच्छा, अब तो कुछ बारे में ये भी कहा जा रहा है
कि आपने सोशल मीडिया की बात की तो मैं भी बताता चलूँ कि कुछ को मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई तो मुझे धमकियों की कॉल्स आना शुरू हो गई। यार ये देखिए, ये अभी हमारे माशरे का अलमिया है, इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। एक फ़िरका दूसरे फ़िरके से लड़ता रहता है। एक फ़िरके के अगर आलिम साहब हैं वो कुछ कहते हैं तो दूसरे फ़िरके के आके उसके अंदर नीचे कमेंट्स में कर देते हैं, क्योंकि ना अब फेसबुक सोशल मीडिया बहुत ईजी हो गया है। एनोनिमस आईडी बना लें आप एक ऐसी आईडी बना लें कि आप ट्रेसेबल ना हो, फेक कमेंट्स डाल दें, सब चीज़ हो रही है। आप जाके कमेंट डाल दें वहां पे, फेक चीजें डाल दें, कहाँ पकड़े जाएंगे आप? तो ये तो हो रहा है। धमकियां कोई देता है, अगर जेन्युइनली आपको पता है कि वो कौन है तो आप बिल्कुल उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो फवाश मवाद को आप आइडेंटिफाई करके उसकी रिपोर्ट एक जो होती है वो करते हैं, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? देखिए, पाकिस्तानी कवानीन से तो पहले मैं उस सोशल मीडिया के उस पर चला जाता हूँ। फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, जहाँ पर भी आपने ये अकाउंट देखा हुआ है वहाँ पे उनको रिपोर्ट करने का ऑप्शन मौजूद है। आप सबसे पहले तो उसको रिपोर्ट करें, उस वीडियो को। जैसे फेसबुक के ऊपर भी मैं कोई ऐसी मुतनाज़ा वीडियो देखता हूँ, मैं ज़रूर उसको रिपोर्ट करता हूँ और नीचे उसके कमेंट्स लिखता हूँ कि मैं इस पर क्यों रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो लिखा हुआ है ना, उसमें सुनवाई नहीं होती। नहीं सर, होती है। अगर इसमें तादाद है, फॉर एग्जाम्पल एक फहश मवाद को अगर 15 से ज्यादा लोग रिपोर्ट कर दें तो वो सोशल मीडिया उसको खुद बैन कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा तो FIA का जो साइबर विंग है उनकी वेबसाइट बनी हुई है, वहां जाके आप उसका लिंक भेज दीजिए और काम हो जाएगा आपका। अच्छा, कोई भेज सकते हैं। मैंने भी एक बात की, मुझे एक फेसबुक पर एक हजरत थे या खातून थी मुझे नहीं पता, जब से हमने मॉर्निंग शो पे चीज़ें शुरू की थी आपके साथ। अच्छा, ये वैसे मैंने पर्सनली भी किया कि मुझे ना मेरे हस्बैंड मारते हैं, ये करते हैं, और फजूल सी तस्वीरें भेज दी अपनी बॉडी की ना। मैंने एक दफ़ा इग्नोर किया, मैंने मना किया, मैंने कहा देखिए मैम मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, ये करूंगा। नहीं, आप तो प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा भाई मैं प्रोग्राम ज़रूर करता हूँ, मैं फहाशी वाली चीज़ों पर नहीं आता, हम बैठकर फहाशी पर भी बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दायरा मेरी ज़िंदगी का भी है, मुझे उस दायरे से बाहर नहीं मैं आ सकता। अच्छा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा मैंने जब उनको रिपोर्ट किया तो मुझे एक आंसर आ गया, विद इन 24 आवर्स उस अकाउंट को बैन कर दिया गया था। तो मेरे साथ तो ये बेहतर हुआ था, मैं उसको गलत नहीं कह सकता। तो लोगों को फिर क्यों या तो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते? देखें, जिसको रिपोर्ट करना, असल में यार अब मसला बताऊं क्या है, फेसबुक पे लोगों ने अकाउंट्स बना लिए हैं, उन्हें फेसबुक इस्तेमाल करना नहीं आता। ऐसे ही है। उन्हें ये पता नहीं है कि थ्रू ऑथेंटिक फैक्टर, कैसे ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर जो है वो कैसे लगाया जाता है, अपनी आईडी को कैसे महफूज किया जाता है। खासकर खवातीन, इस वक्त एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है जिसमें खवातीन की तस्वीर चुरा कर उनको मिसयूज किया जा रहा है। और अभी मुझे हमारे मंगी भाई हैं जो कि हमारे उनके लिए आफ्ताब मंगी उनका नाम है, जो कि हमारे न्यूज़ एंकर हैं यहाँ पर, उसने मुझे एक ऐप बताई है। उसने कहा कि ज़ीशान आपकी मुर्दा बनी हुई एक मैंने तस्वीर खींची और उसको मैं उस ऐप पर डालूंगा तो आप लड़कियों में डांस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, AI जनरेटेड है। AI जनरेटेड जो है, तो मतलब देखिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा जराइम फेसबुक पे हो रहे हैं उसमें हो रहा है जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट। मैंने ज़ीशान की तमाम तस्वीर ली, ज़ीशान की आईडी से एक दूसरी आईडी बनाई ज़ीशान ही के नाम से, आपके दोस्तों को मैसेज करना शुरू किया, फ्रेंड बनाया उनको अचानक मैसेज किया कि जी मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दीजिए। अब आपकी आईडी बनी हुई है, आपकी तस्वीर लगी हुई है और आप अचानक से पैसे मांग रहे हैं तो लोग पैसे दे भी देते हैं। नहीं, मैं तो एक बात बोलूंगा, मुझे अगर आप कितने भी अच्छे आपसे मेरी बात है, एडवोकेट सोहेल ने मुझे मैसेज किया कि आईडी से कि ज़ीशान मेरे किसी को बताना नहीं, तो मैं पहले तो फोन करके बोलूंगा कि भाई फोन कर लेते। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस तरह हो रहा है। इसके अलावा अब हो रहा है कैट फिशिंग। कैट फिशिंग सबसे अच्छा है। कैट फिशिंग में आपने एक बंदे ने क्या किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लड़के ने क्या किया, उसने खूबसूरत लड़की की तस्वीरें जाके उठाई और किसी भी नाम से अकाउंट बना लिया। अब वो ज़ीशान से, सोहेल से, डॉक्टर साहब से वो बातचीत कर रहा है, इसकी माशूकी चल रही है। अब आप वो फेसबुक की आईडी देखकर समझ रहे हैं कि किसी लड़की की आईडी, इसको कैट फिशिंग कहते हैं और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इसे हमारे यहाँ नहीं हो रहा, ये नाइजीरिया में भी हो रहा है, USA में भी हो रहा है। अब वो अजीब अजीब से तस्वीरें उस खवातीन की भेज रहा है और उससे पैसे बटोर रहा है। हनी ट्रैपिंग की टाइप हो गई ना? हनी ट्रैप ही टाइप का है। फिर सेकंड है इस वक्त जो हो रहा है वो हो रही है फेस स्वैपिंग। फेस स्वैपिंग में मेरी तस्वीर के ऊपर आप किसी भी इंडियन हीरोइन की तस्वीर लगा सकते हैं मेरे फेस पे, किसी भी इंडियन हीरोइन की बॉडी पे मेरी तस्वीर लगाई जा सकती है। अच्छा, वो तो है। अब तो ये ऐप भी आ गया जो कि सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर कि अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप डाउनलोड करते हैं, आप कैमरे पे वैसे ही बैठे होंगे,
सिर्फ आपको अगर दुपट्टा लेना है तो आपको प्रॉपर दुपट्टा लेना होगा, आपको पूरे फीचर्स चेंज, बाल आ जाएंगे वो सब कुछ, लेकिन आपको जो ऑर्नामेंट्स है जैसे चूड़ियां पहननी है तो आपको पहन के बैठनी है, आपने दुपट्टा लेना तो लेना, बाकी पूरी आप लड़की बन जाएंगे। काम खराब हो गया वैसे। यार ज़ीशान देखिए अपने आप हम को खुद ही जा महसूस रहे हो जाता हैं, है। सकीना को उन्होंने पामुराद निकला था। यार कोई भी काम जो आप रोड पर या अपने घर की छत पे नहीं कर सकते वो सोशल मीडिया पे क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही है। मतलब आप अपनी बीवी की बाहें डाल के क्या अपने घर की छत पे खड़े हो सकते हैं? क्या अपने घर बाहर रोड पे खड़े हो सकते हैं? वही हरकतें आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। डेफिनेटली। मतलब अपने इंसान को भी सोचना चाहिए ना। अब 2 क्लोजअप्स के साथ आपने तस्वीरें खिंचवाई, फॉर एग्जांपल बहुत सारे मैंने मियाँ बीवी की तस्वीरें देखी हैं कि बहुत कम लिबास में या मुतनाज़ा किस्म के लिबास में पाकिस्तानी कपल्स, और साथ खड़े होकर उन्होंने तस्वीर खिंचवा दी। अब वही तस्वीर उठा के मैं उसमें से शौहर की तस्वीर किसी से भी चेंज कर दूं उसका फेस, ऐसे ही है। अब बीवी उसी की है। ऐसी चीजें डालने की जरूरत क्या है? यहाँ पर मुझे ना एक बात की तनकीद करते हैं लोग, तो मैं गलत हूँ तो फिर मैं शायद यहाँ पे इस्लाह अपनी ऑन एयर करना चाहूँगा। अक्सर मुझे ये बोलते हैं ना कि हम मियाँ बीवी हैं, तो मैं अक्सर कुछ लोगों से मेरी सवाल है, जो यूट्यूब वालों को मैं भी जानता हूँ, मैं बच्चे लेके मैं बच्चे किसके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। मैं कहा मियाँ बीवी थे तो ये दुनिया पे आए, डाउनलोड तो हो ही नहीं होंगे, ना ही शादी की तो लोग लिफाफे में रख के देखे होंगे, बच्चे संभाल लेना। तो मैंने कहा जब आपकी दुनिया में औलाद आती है तो दैट क्लियर सिम्टम है आप फिजिकल हैं, ठीक है? उसको जजमेंटल होने के लिए लोगों को तो आप क्यों दिखा रहे हैं? आपकी तो अल्लाह ताला ने आपको निशानी दे दी ना, कि कहते हैं ना कि वलीमा जो आजकल लोगों ने, सुन्नत क्यों था? आजकल तो लोग उठ के वीडियोस डाल रहे हैं पहली रात में ये हुआ। पहले ज़माने में जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि वलीमा क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपने कहा कि जब अपने हकूक बीवी के अदा कर दो, यानी अज़दवाजी ज़िंदगी को शुरू कर लो, तो अल्लाह के शुक्राने पे अदा करो कि लोगों को पता चल जाए कि ये उसकी बीवी बन चुकी है। तो मकसद ये था कि पर्दे में रहकर अल्लाह ताला ने एक आपको अमल दिया जिसका नाम वलीमा है। मैं गलत तो नहीं हूँ, यही चीज़ थी ना वलीमे की। तो हमारे यहाँ पर अल्लाह ताला ने तो बड़े पर्दे में चीज़ें करवाई आपसे, और खुला उसका एक इम्पैक्ट दिया है कि इसके पीछे मकसद क्या है। अब मकसद समझने के लिए वाकई में मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप जैसे दानिश्वर लोगों के साथ बैठना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी एक वाकया जैसे सोशल मीडिया पर ही कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं कि एक मौलवी से एक बच्ची ने पूछा कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई, फीमेल प्रॉब्लम था उसको, तो मौलवी साहब ने उसके साथ बदकारी कर दी। तो आपने अपनी बच्ची को अवेयरनेस पहले से क्यों नहीं दी कि बेटा तुम अब प्लस होने वाली हो 10, कभी भी ये मसला आ सकता है। अच्छा मुझे नहीं समझ आती माएँ शर्म क्यों करती हैं या बाप बेटों से शर्म क्यों करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिनके वालिद हैं, अगर आपको कोई अंकल ज्यादा लाड कर रहा है तो आके बाप को बता दें, ममा को बता दें कि वो अंकल बार बार टच कर रहे हैं या बार बार मुझे चीजें दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं। देखिए इसमें बैड टच और गुड टच की एक फिलॉसफी आई, वो बहुत अच्छी है बच्चों को बताने के लिए, जिसमें नर्सरी और केजी के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि कौन सा टच गुड है और कौन सा बैड है। वैसे तो हर टच बैड है, बच्चों को जो 100% विदाउट आइडेंटिफिकेशन हर टच बैड है। अच्छा अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब ये जो बच्चों के साथ ज्यादती के केस जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम भी किए, इसके अंदर बड़े क्लोज रिलेटिव्स भी पाए गए हैं, सगा चचा, सगा मामू। ये तो वो रिश्ते हैं जिनसे आदमी कोई चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। अब ताया का बेटे से जो बच्चा था उसकी उस पर नजर थी और उसने इस वजह से उस बच्चे ने भी घर पे बात नहीं बताई। फिर बाद में उसने जब उसको छितरोल हुई अच्छी वाली उस लड़के के साथ, तो उसने कहा कि मैंने इससे ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने मना कर दिया। वो जो बच्चा है वो है 21 साल का और जो ये बच्चा था ये 7 साल का था। तो इससे जब उसने मना किया तो उसको घुमाने के तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ करके तो ज्यादती करके उसको मार के फेंक दिया। इसमें जिशान मैं आपको बताऊं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरती हालात को देखते हुए, रवैयों को देखते हुए कि ये स्कूल्स का काम है अब कि स्कूल्स, क्योंकि बाहर भी स्कूल्स ही पढ़ाते हैं, ये स्कूल्स में केजी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड, इन ग्रेड्स तक बच्चों को बाकायदा सिखाया जाए, बताया जाए। अच्छा वो प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, बच्चे वहाँ पे फोकस्ड भी होते हैं, माँ बाप की बातों को तो वो इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते, फोकस्ड भी होते हैं, एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं। वहाँ ये माहौल मतलब उनको इस तरह से एजुकेट किया जाए कि उनको ये पता लग जाए कि ये बैड है, ये गुड है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर सकता हूँ। हमारी माशरती इसमें मजहबी कदगन इतना ज़्यादा आ गया कि बहुत सारी बातों को हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है,
आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अब माशरे के इश्यूज बढ़ गए तो स्कूल्स इसमें मैं मतलब बेसिक समझता हूँ स्कूल्स करें। मुझे एक जगह पे मैंने जाना हुआ सोहेल साहब, तो वहां पे ना बच्ची है, बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, होगी कोई 4 साल की। तो उस बच्ची का नॉलेज इतना अच्छा था कि शहर मक्का से जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने रुखसती ली, तो उस समय मुझे कहा कि मक्का के दिल इसलिए सख्त होते हैं कि वहां से जब वो मतलब तोतली जुबान में मुझे बता रही है कि आपको पता है अंकल कि वो जब वो इस तरह हुआ तो उनके दिल ना हार्ड कर दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने निकाला था ना, लेकिन फिर उनको मदीना वालों ने वेलकम किया, तो वहां पर मतलब मुझे प्यार आया। मैं कहा बेटा मेरे पास है, कहती नहीं मैं तो नहीं आ रही। तो फिर मैंने पूछा उसको भी, मैंने कहा क्यों नहीं है? ममा कहती है कि किसी के पास भी नहीं जाते, पापा के पास भी नहीं जाते ज्यादा, ममा जब हो तो ठीक है वरना अकेले में नहीं जाना। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी माँ की तरबियत कि उसने सिखाया। फिर उसने कहा कि मैंने कहा चलो अब एक काम करते, ये मतलब मेरे पास एक टॉफी थी, मैंने कहा मुझे भी किसी ने दी थी, मैं झूठ क्यों बनूं ने, तो मैंने उसको पकड़ाई, मैंने कहा कहते नहीं ये सिर्फ मेरे पर्सनल वाले मामू दे सकते हैं मुझे, और मेरा कोई मामू नहीं है। तो मकसद ये कि माँ ने बहुत अच्छा एजुकेट किया था उस बच्ची को। और कुछ लोग होते बुराई, मैं कहता हूँ ऐसा बच्चों को होना चाहिए, बच्चे ब्लंट होने चाहिए, क्योंकि बच्चे सब सच बोलते हैं, जितना भी आप उनको बोलें वो करते कराते एक दफा वक्त आता है कि वो सच भूल जाते हैं। तो बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। देखिए कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ जो होती है ना, दुनिया की जितनी भी बड़ी शहर हैं, वहाँ पे आबाद कपल्स बच्चे एक नई प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। गांव देहातों में आप जॉइंट फैमिली रह रहे होते हैं, पूरा एक माशरा होता है, पूरे लोग होते हैं, एक दूसरे को जानता है। अच्छा वहाँ कोई बुरा भी नहीं मानता कि कोई बूढ़ा ये पूछ रहा है कि भाई तू गली में 2 दफा क्यों घूम रहे हो, तुम क्यों आ जा रहे हो इस गली में बार बार, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, मैं तेरे बाप को बताऊंगा, फला करूंगा। लोग एक दूसरे को जानते हैं। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में न्यूयॉर्क से लेकर कराची तक जितने भी शहर हैं, वहाँ पे तमाम वालिदैन को एक ही तरह के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अमूमन लोग अकेले रह रहे हैं या अमूमन उनके बच्चे अकेले ट्रैवल करते हैं, वो बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए वैन वाले पे डिपेंडेंट होते हैं, जब स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ चौकीदार, कैंटीन वाला और बहुत सारे लोग उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो बिल्कुल ये बहुत अहम है कि बच्चों को बचपन से ही बताया जाए क्या बैड है और क्या गुड है। इससे देखिए प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर प्रिकॉशंस आप बेहतर ले लें तो फिर उस हद तक मामला पहुंचेंगे नहीं। तो मैं खुद यही कहता हूं बिल्कुल किया जाए। इसी तरह फेसबुक के लिए भी खवातीन को कहता हूं कि भाई आप सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप कोई पोस्ट लगाएं वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, उसको फ्रेंड सेटिंग पे रखें। जो आपके फ्रेंड्स हैं पहले तो ये तय कर लें कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो वाकई फ्रेंड्स हैं या आस्तीन के साथ। हाँ, और अगर वो फ्रेंड्स नहीं हैं या आस्तीन के साथ हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, तो या आप फैमिली का एक अलग ग्रुप बनाएं जो आपके करीबी लोग हैं और अपनी जो भी पोस्ट लगाएं उसको उस ग्रुप तक महदूद रखिए। आप 50 सिमें भी तो रखते हैं ना, 2 अकाउंट्स बना लें, जो पर्सनल है उसको पर्सनल पे रखो, जो फैमिली फ्रेंड के साथ उसके साथ खड़े हुई तस्वीर आपने दे दी है जो भी। अच्छा आजकल बड़ा मैं डॉक्टर साहब की तरफ आते फिर सोशल मीडिया पे हम दोबारा, डॉक्टर साहब ये मसला है कि कोई भी आप एंटी एलर्जी ले रहे हैं कुछ भी, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके मुंह के अंदर छाले बड़े बन जाते हैं। तो उसको मेरा भी ये स्टार्ट हो गया मुंह पे बनना, तो मुझे ये बताएं कि उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए ये जो मुंह में छाले बनना है इसका एंटी एलर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा कुछ और रीजंस हो सकती हैं, स्टमक से रिलेटेड होती हैं, मगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं कि इट इज़ मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी आप आर्टिफिशियल केमिकल्स लेते हैं इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो उनके साइड इफ़ेक्ट थोड़े से आते हैं। उसमें मुंह में छाली भी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। मगर कोशिश ये करें कि मेडिसिन विद द मील या आफ्टर मील लें, एम्प्टी स्टमक ना लें। एक प्रिकॉशन ये हो गई। दूसरी चीज़ है एंटी एलर्जिक फॉर द ट्रीटमेंट नहीं लें, फॉर द रिलीफ ले लें टेम्परेरी। एंटी एलर्जिक आपको फौरी तौर पर रिलीफ ऐसे दे सकती है कि आप खारिश नहीं करेंगे। इट डजेंट मीन्स कि आपकी खारिश चली गई। तो लोग यही करते हैं कि एंटी हिस्टामिन जो डॉक्टर ने दे दी एक, बस वो 2 लेके करके इस्तेमाल करते रहते हैं, आराम खाते हैं, में आराम आ जाता है, बट वो बीमारी को बढ़ा रहे होते हैं। तो वो फिर उसमें उनको परेशानियां बहुत सारी आती। फ़र्ज़ करें एक्जिमा है, तो एक्जिमा इन्फेक्टेड एक्जिमा में जब तब्दील हो जाता है, खारिश कर करके ज़ख्म दाने बन जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसको ट्रीट करना उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो अर्ली स्टेज पे होता है। तो पेशेंट यही करते हैं कि 2 गोली ले ली, 2 गोली खा ली, उसके बाद खारिश नहीं हुई, वो समझते हम ठीक हो गए, मगर वो अपनी जगह मौजूद होती है। इसी तरह जैसे अब टीनिया की आपसे बात की, तो इसका प्रॉपर कोर्स होता है। एंटी फंगल आ चुकी, नहीं आ चुकी हैं, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, इस तरह की मेडिसिन जो आप ले लें तो इससे बच सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो मेरा ये जो चैप्टर है ये तो काफी, ये तो बिल्कुल जीरो है। अगर टांग वाला आप देखिए, हाँ बड़े बड़े रिंग टाइप के इन्फेक्शन, गहरे स्पॉट्स हैं उस पे ना, काले वाले।
तो मुझे ये बताएं कि ये तो एक ऊपर वाली स्टेज आ गई, तो इसको क्योर होने में कितना टाइम लगेगा? और मेडिसिन थ्राइस अ डे है, ट्वाइस अ डे? नहीं, देखें, जितनी ज़्यादा कम खाने वाली दवाएं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। वंस अ वीक वाली, वंस इन अ मंथ वाली कॉस्टली बहुत होती है, तो सिंपल मेडिसिन इसके लिए हम लोग दे देते हैं। कीटोकोनाजोल वगैरह होती है, कई दवाइयाँ जिनको आप खुद भी जानते हो, नेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। उसका प्रॉपर कोर्स करेंगे तो ये आपको जाँच छोड़ देगी, बट अदरवाइज विल स्प्रेड इन द फैमिली आल्सो। अच्छा, मेरी बात सुने, कुछ ऐसी क्रीम होती है जब ये खारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो कुछ जैसे नहीं हम Local कहते हैं कि application उसके भी ऊपर आ ऐसे लगाए कि वो जलन टाइप चीज करे कि खारिश खत्म हो जाए, क्योंकि टॉपिकल जेल आप यूज करते हो उसको आपको पता ही नहीं चलता कि लगाई भी है ये कुछ। हाँ, देखिए, हाँ, ट्रॉपिकल मुझे जेल में स्टेरॉइड्स वगैरह ऐसे आते हैं जो टेम्परेली आपके जो है ना रिलीफ आपको दे देते हैं। और स्टेरॉइड्स हम लोग इसमें कई बीमारियों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं कि आप ना लगाएं, बढ़ेगी उससे। अब जैसे आपकी है तो इसकी एक प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट आप लेंगे विद इन वीक्स ठीक हो जाती है। वीक्स एस लगाया आपने? हाँ, वीक नहीं लगाया थे, कितनी बुरी बात है। Within week नहीं, weeks में एस लगा दिया आपने। अच्छा जी, वापस आएंगे एडवोकेट साहब के पास। देखिए, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इनसे जानेंगे कि अब जो लोग हैक हो चुके हैं, जो लोग फंस चुके हैं और जिन लोगों के नाम फहरिस्त में आ चुके हैं, हम कैसे उससे बच सकते हैं, और अगर कोई ऐसा मवाद है हमारे अकाउंट पर तो हम उसको डिलीट करने के बाद क्या सेफ है, या हम भी उस कैटेगरी में आगे खड़े हो जाएंगे। ये तमाम चीजें जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान साहब। एडवोकेट साहब आपकी तरफ आते हैं। अब मैं पकड़ा गया, मेरे साथ क्या अंजाम होगा? और सेकंड, फहरिस्त पर मेरा नाम नहीं है लेकिन मेरे पास मवाद ऐसा मौजूद है जो कि गैर अखलाकी है या गैर कानूनी है, तो उसको हटाने के बाद क्या मैं सेफर जोन में आ जाऊंगा? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये शैतान का कारखाना है। ऐसे ही है। यहाँ जो भी वीडियो आपने लगाई है वो उनके पास उनकी डाटा बैंक में जा चुकी है, उनके सर्वर पे मौजूद है, चाहे आप डिलीट भी कर दें। तो हमारे इदारों के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो आपकी डिलीटेड वीडियोस भी उन इदारों से मंगवा लें। ठीक है। हाँ, अब अगर आपसे गलती हो गई है तो सबसे पहले तो आपने जो पहले काम किया उस सबको डिलीट कर दें, एक अपॉलॉजी की वीडियो बनाएं, उस पर यह बताएं कि जी मुझसे गलती हो गई और मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, अब मुझे पता लग गई हैं, आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा। वो अपॉलॉजी की वीडियो वहाँ पे डिस्प्ले करें और नेक्स्ट टाइम इसको अवॉइड करें ऐसा करने से। मगर इशू क्या है, ये जो भी वीडियोस की हम बात कर रहे हैं ये आउट ऑफ इनोसेंस थोड़ी लगी हैं, ये तो जानबूझ के लगाई गई हैं क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हैं वीडियो से। ऐसे ही है। सोशल मीडिया इज अ गेम ऑफ मनी, व्यूवरशिप का गेम है। ये जो औरतों को ला के और ये सब काम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए। अब एक और बहुत बड़ा नाम है जिसको पहले ये कुछ लोगों ने कहा कि मजदूर था, मजदूरी से चला गया, लंदन निकल गया, बहुत ज्यादा उससे पैसे उड़ाए अपनी शादी पर। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अब लंदन में वो भाई, तो वो भी यही कहते हैं कि मैं आऊंगा, और वो ऑन एयर बैठकर काफी दफा कह रहे थे कि ऐसी की तैसी मैं आऊंगा और मैं देखूंगा। तो ऐसे टाइम पर जब वो किसी कानून को चैलेंज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर कहें तो मैं ऐड कर दूं। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें की, आपने भी की, मगर इसमें कहीं जो मेन चीज़ है उसका जिक्र नहीं कि उनकी पनिशमेंट क्या डिसाइड हुई है। अगर ऐसे लोग गिल्टी फील हो जाते हैं, आप लोग उसको कर देते हैं, माफ़ी भी मांग रहा है, तो इज देयर एनी पनिशमेंट फॉर देम? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट मौजूद है, जिसके तहत इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब ये 7 साल आपकी जिंदगी के जेल में गुजर जाएंगे और 50 लाख जुर्माना भी होगा। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये बात हो रही है फहश मवाद। इट शुड बी मोर हाईलाइटेड देन दैट मैसेज कि आप अब इसमें हाँ जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही इस चीज को ऐड किया है कि हमें लोगों को ये भी बताना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं इससे क्या नतीजा आ सकता है। तो बिल्कुल उनको 7 साल तक की सजा हो सकती है, उनको 50 लाख का जुर्माना हो सकता है, और वो मवाद अगर कॉन्ट्राडिक्ट निकला किसी मजहबी चीज के साथ तो फिर तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, फिर तो 25 साल तक भी सजा हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको सजा हो गई है, उसके बाद जो आपके पास एसेट्स हैं वो भी तमाम जब्त कर लिए जाएंगे जो उससे आपने कमाए हैं, या क्योंकि आप खर्च कर चुके हैं तो उस पर तो कोई लेन देन नहीं होगा? देखें, एक है लॉ ऑफ सिटीजनशिप। हर बंदे की एक बेसिक आइडेंटिटी है, वो बेसिक आइडेंटिटी है उसके मुल्क की शहरियत। सही। मुझ पे सबसे पहले अपने मुल्क के कवानीन लागू होते हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं इंटरनेशनल कवानीन उसकी इजाजत देता हो, जैसे हमारे यहाँ ये जो हम जिसको फहश मवाद कह रहे हैं, हो सकता है किसी और मुल्क में फहश मवाद ना हो, वहां लोग इसको मतलब लिबरली लेते हों,
न्यूट्रली लेते हों और वो उस पर कोई ना तनकीद करते हैं, ना उसकी तारीफ करते हैं, ना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ फवाश मवाद क्या है कि छोटे कपड़े पहन कर आ जाना, फवाश मवाद में आता है ना ये भी कि आप बिल्कुल आता है। और दुनिया का ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर कपड़े पहनने पे टैक्स है। हाँ, देखिए, अब it is इसमें- legal there, हाँ, according to their law, आप इन वाली बात according to सही their है law। कि हमने दुनिया को नहीं देखता, हमने वो देखते हैं कि पाकिस्तानी अपने काम कानून हमें क्या कहते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जो वेस्ट की बात करते हैं कि सिर्फ जाके गूगल करें कि एक औरत को जॉब पर कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपको सारे डिसेंट कपड़े मिलेंगे। ऐसे लेट्स से इफ यू हैव टू वेयर स्कर्ट, दैट स्कर्ट शुड बी नी डाउन, यहां तक का स्कर्ट होना चाहिए, पैंट्स होनी Stockings होनी चाहिए, चाहिए। प्रॉपर ब्लाउज होना चाहिए, प्रॉपर जैकेट होनी चाहिए। वहां पर भी ये नहीं कहते कि आप फटी हुई जीन्स या शॉर्ट्स पहन के या जस्ट सी थ्रू टी शर्ट पहन के जो है ना जॉब पे आ जाएं। तो ये डिसेंसी हर जगह है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट में हर चीज ओपन है। बीच पे जाने की ड्रेसिंग अलग होती है, पार्टी में जाने की ड्रेसिंग अलग होती है, जॉब पे जाने की ड्रेसिंग अलग होती है। हम यहाँ पे वेस्ट को फॉलो करते हुए ये समझते नहीं, हैं। एक छोटी सी आपकी बात खत्म हो रही, देखें वहाँ हगिंग वगैरह इट इज नॉर्मल, मगर हमारे यहाँ अभी भी इसको मायूस देखिए, समझा इस्लाम में जाता तो नहीं है, इस्लाम में तो पर्दा। हाँ, हमारे यहाँ इसको देखिए, मना हमारे किया यहाँ पे हमारी चीजें एडवोकेट साहब वाली बात कि हमें इस्लाम की रूह से देखते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जहाँ इस्लाम की रूह आ गई वहां तो चीजें हराम है। इस्लाम के अंदर तो ये नाच गाना भी हराम है जो ये चीजें कर रहे नहीं, हो। वो हगिंग की मिसाल मैंने इसीलिए दी कि वहाँ इट इज़ नॉर्मल, वो चाहे भाई बहन हो, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, इट इज़ नॉर्मल देयर, वो उनकी किसी लीगल लॉज में नहीं आता। लेकिन हमारे इट इज़ वेरी बैड, लीगली भी। और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जैसे मैंने शुरू में ये कहा कि लॉ ऑफ सिटीजनशिप जो है ना, सबसे पहले वो आप पे हमें लागू होता है। अपना फॉलो। अब मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं मुसलमान हूं, तो मुझ पे सबसे पहले वही लॉ लगेगा, वही चीजें लगेंगी जो यहाँ इम्प्लीमेंटेड हैं। ऐसे ही है। जो हमारे यहाँ माशरे में कल्चरली बुरा समझा बेशक, जाता है सही वो कह रहे बुरा है, वो चाहे मैं कर रहा हूं या कुछ भी है, मगर जो बुरा है वो बुरा है। ऐसे ही है। हमारे यहाँ पर एक चीज होती है कि हमारा, जो मैंने लोगों के अंदर देखा, जो मुझे सही लग रहा है वो लॉ है, जो मुझे गलत लग रहा है वो लॉ नहीं है। तो मकसद ये कि लॉ तो लॉ है ना। अरे इसके लिए तो बड़े खतरनाक प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आजकल स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के खासकर आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स, कि उन्होंने एक दूसरे की तस्वीरें ली और उसकी एआई से वीडियो बना दी, किसी लड़की की किसी के साथ चिपका दी, किसी के साथ। अब ये हो रहा आउट ऑफ फन, जस्ट फॉर फन। हाँ, लेकिन ये फन इतना खतरनाक फन है कि ये जो मैंने आपको बताया, 7 साल की इस पे सजा हो सकती है, 50 लाख का इस पे जुर्माना हो सकता है। मोर टू दिस, अगर किसी लड़की के साथ आपने ये किया है फिर तो ये सजा 25 साल तक जा सकती है। और ये वाली बात है कि वो आपका डिफेम किया है किसी को, वो अगर सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, इसमें हर चीज आ जाती है। बच्चों को ये बार बार समझाने की जरूरत है कि सोशल मीडिया को आसान नहीं लें। या मैं अगर किसी फिरके को सही नहीं समझता तो मैंने उसमें वाइल्ड वीडियो बनाई और बना के उनके उलमा को भी गालियां दी और सब कुछ किया और मैंने लगा दी फेसबुक के ऊपर, तो ये भी क्राइम है। बेशक, ठीक है। अच्छा, इस्लाम के अंदर तो वैसे ही डिफेम करना अलाउड नहीं है ना। बिल्कुल। अगर हम इस्लाम के अंदर देखते हैं तो ये कहा, क्या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी कॉल है कि अगर आप किसी जाहिल की महफिल क्या होती है, मैंने सुहेल साहब को बुरा बोला, मैंने डॉक्टर तारिक को बुरा बोला, तो ये जाहिल की महफिल है, इसमें प्रोडक्टिव बात कोई नहीं हो रही है। तो उस महफिल में बैठने से बेहतर है कि हंसकर महफिल को छोड़ दिया जाए। तो इस्लाम तो मैं बड़ी चीजें बोलता है। जी एडवोकेट साहब, जाते जाते क्या कहेंगे? हमारे पास 1 मिनट मौजूद है। मैं सिर्फ खवातीन को ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स को महफूज रखिए। ये आपकी ऑनलाइन शनाख्त है, ये कोई मजाक नहीं है। आपकी आईडी को यूज करके बहुत सारे नुकसानात आपको पहुंचाए जा सकते हैं, खासकर वो खवातीन जो हर लम्हे की खबर ऑनलाइन देती हैं। मैं अभी ये पका रही हूँ, मैं फला जगह जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूं। सुहेल साहब, यहाँ से आपको कट करूंगा। यहाँ पर एक सवाल आया है कि हमें फिर अर्निंग का तरीका सुहेल साहब से बोलें कि लिस्ट में बताएं। अगले प्रोग्राम में यही कर लेते हैं कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं, सोशल मीडिया को, और आप उनको कंटेंट बताएं कि किस किस पर वो अर्निंग कर सकते हैं या कर सकती हैं। डन हो गया? डन हो गया। जी, कंप्लीट कीजिए अपनी तो बात। अब इस पे अपनी तस्वीर खासकर क्लोजअप्स के साथ मत सोशल मीडिया पे डालिए। अपनी फ्रेंड लिस्ट को बार बार चेक कीजिए कि कोई बिलावज आपकी फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं आ गया। और ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ना कि मैं नए कपड़े पहन के भी तस्वीर लगा रहा हूँ, देखें ये तो वैसे भी मना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कम हैसियत में हैं। ऐसे ही है, उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, चीज़ें पैदा होगी। हमारे यहाँ तो इस्लाम में, मतलब इस्लाम के साथ साथ एक तरबियत का हिस्सा था कि महल्ले में या किसी जगह पे अपने आप को शो ऑफ नहीं करो, अपने आप को अमीर ना बताओ। क्योंकि इखलाकियात का एक, अगर कोई महरूमी का शिकार है तो उसको अपने दिल में कोई मतलब खलिश महसूस ना हो। अल्लाह से गिला ना करे।
जबरदस्त जबरदस्त जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, इजाजत है? बस जी, हम तो अपने मेडिकल से रिलेटेड एक छोटी सी बात के ख़ास तौर पर स्किन डिजीज़ में आप इसको थोड़ा सा सीरियस लें और डॉक्टर के मशवरे पे अमल करें कि अगर वो कहता है कि 15 दिन दवा खाएं या 1 वीक खाएं या 1 महीना खानी है तो प्लीज़ फॉलो दैट। जबरदस्त। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं भी इस दुआ के साथ चाहूंगा इजाजत कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। काफ़ी लोगों की तबीयत नासाज है, जिसमें हमारी शेफ़ गजाला कमाल है, रमीज़ खान है जो कि प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और वैसे मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी ये सर्विसेज हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबको इस बीमारियों से भी दूर रखे, आप लोगों को नजर बद से दूर रखे और इंटायर टीम और मेट्रो न्यूज़ को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि ये चीज़ मौजूद है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं कहूँगा कि जितने भी लोग हमारे मेट्रो न्यूज़ से जुड़े हुए हैं उनके लिए दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं उनको दुआ में याद रखिए। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, हमारी सिर्फ कोशिश ये होती है कि हम आप तक वो बात पहुँचाएं जो आपके दिल में है, जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं या मीडिया पर देखते हैं। हरगिज़ ये दिल आज़ारी करने की लिए बात नहीं करते। और अगर कोई बात आज की नशिस्त में बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ कि कल फिर लौटूंगा कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।